नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में नान घोटाले, नागरिक आपूर्ति निगम में हुए घोटाले की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। ईडी ने दो रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों पर शिकंजा कसा है। इसमें से एक डॉक्टर आलोक शुक्ला, जो प्रमुख सचिव रहे हैं, उन्होंने आज कोर्ट में गिरफ्तारी दी है। ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। वहीं पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, इनकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। ये पूरा मामला क्या है, आप समझ सकते हैं इसको कि बीजेपी सरकार में, पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाला हुआ और उस समय कांग्रेस ने इसे 36,000 करोड़ का घोटाला बताया। लंबा चौड़ा प्रचार किया कांग्रेस ने, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो इस घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घोटाले में जो आरोपी थे, जो प्रमुख लोग थे, उनको कांग्रेस सरकार में संरक्षण मिला, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और अब क्योंकि पूरा मामला एक बार फिर ईडी की जांच में है, तो ईडी ने दो प्रमुख लोगों को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तार किया है। आज इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई, आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा कौन है, ये 5 साल कांग्रेस की सरकार में कितने ताकतवर थे, क्या इन लोगों ने नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाले को की जांच को प्रभावित करने के लिए कोई प्रयास किया, कोई कुछ प्रभाव किया, किस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त थे, इस पर चर्चा करेंगे और ईडी ने जो एक्शन लिया है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ईडी के वकील हैं, उनकी बाइट सुन लीजिए, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने एप्लीकेशन पेश किया है दोनों को अरेस्ट करने का, जिसमें कि आलोक शुक्ला तो उपस्थित हो गए हैं न्यायालय में, उन्होंने सरेंडर कर दिया है और आलोक शुक्ला की फॉर्मल गिरफ्तारी अभी वर्तमान तक हो चुकी है। अनिल टुटेजा के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने के लिए हमने सुबह आवेदन लगाया था, जिसके द्वारा उनको प्रोड्यूस करने का आदेश हुआ है, तो संभवतः लंच के पश्चात पेश किया जाएगा। उसके बाद फॉर्मल अरेस्ट उनकी भी की जाएगी और उसके बाद फिर रिमांड पर जो है माननीय न्यायालय फैसला देगा। तो अभी अंतिम फैसला आज है, जो मेरे ख्याल से शाम तक आ सकता है। इस पूरे अनिल टुटेजा पर क्या फैसला आता है ये भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन आज बड़ी चर्चा यही है कि क्या अधिकारी घोटाले कर रहे हैं और घोटाले की जांच को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। चर्चा इसी विषय पर केंद्रित रहेगी। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद शर्मा जी हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, रवि गोलानी जी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा जी। इस पूरे मामले को विस्तार से समझाएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रवि गोलानी जी आपसे करूंगा। नान घोटाला बीजेपी सरकार में हुआ, लेकिन 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उस घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बड़े लोग, बड़े अधिकारी जांच को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते रहे और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दो रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया है। क्या कारण है कि कांग्रेस की सरकार में इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई और ये लोग प्रमुख पदों पर बैठे रहे? रवि जी। देखिए मृगेंद्र जी, ये कहना कि कांग्रेस के समय कार्यवाही नहीं हुई, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, लेकिन जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के हाथों में होती है। जैसे ईडी की अगर आप बात करेंगे या सीबीआई की बात करेंगे, ये सारी चीजें केंद्र सरकार के अधीन होती है, जिसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप होता ही नहीं है। तो उनके क्षेत्राधिकार में हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते थे? हमें जब जब लगा कि इस मामले को उठाया जाना चाहिए, हमने उठाया। हमने कई बार बोला कि 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ है, उसमें पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर कई लोगों पर आरोप लगाए गए, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही थी। हमने कई बार कहा कि 21 लाख से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, वो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। केंद्र ने उसके ऊपर भी जांच नहीं की, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनको हर बार निशाने पे कांग्रेस, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हमारे आदरणीय राहुल गांधी और राष्ट्रीय नेता ही दिखते थे। उन लोग हर बार यही बात कहते रहे कि जो भी घोटाले हो रहे हैं वो कांग्रेस कर रही है, विपक्ष कर रहा है, लेकिन अपने गिरेबान में तो कभी झांक करके देखे ही नहीं। हमने जब जब हमें लगा, हमने ये बातें ईडी से लेकर के केंद्र सरकार या बाकी जांच एजेंसियों को सामने लाने की पूरी कोशिश की कि इसके ऊपर जांच की जाए, लेकिन कुछ आपने नहीं हो रहा कोशिश था। की, लेकिन उस समय जांच नहीं हुई और अब जांच हो रही है, क्योंकि प्रदेश में और देश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। प्रमोद शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है, कांग्रेस आरोप लगाती रही है 36,000 करोड़ का, और 2018 के विधानसभा चुनाव में भी ये प्रमुख मुद्दा था, जिसके बाद
कांग्रेस की बहुत बड़ी सरकार बनी। लेकिन क्या लगता है कि उन घोटालेबाजों को कांग्रेस सरकार ने संरक्षण दिया? बिल्कुल। अगर कांग्रेस सरकार अगर चाहती तो 5 साल सरकार में रही, इनके ऊपर एक एसआईटी गठन करके कार्रवाई कर सकती थी। जैसे कि हमारे कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं ईडी के ऊपर में, तो मैं कहना चाहूंगा इससे बढ़िया उदाहरण और क्या होगा। आप देखिए, इससे बड़ा ये कांग्रेस की मांग थी। कांग्रेस की मांग में ईडी कार्रवाई कर रही है और नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट नीति है, स्पष्ट कहना है, चाहे घोटाला करने वाला चाहे जो भी हो, कोई भी अधिकारी हो, चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हो, भ्रष्टाचार वाले लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है। और माननीय भूपेश बघेल जी कहते थे कि 36 करोड़ का घोटाला हुआ, 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबूत हमारे जेब में है। तो 5 साल अगर ये चाहती तो इनके ऊपर एसआईटी बना के एक कार्रवाई कर सकती थी। अच्छा, दूसरा ये देखिए, सबसे भ्रष्ट अधिकारी आलोक शुक्ला जी और अनिल टुटेजा जी, इनको कार्यकाल बढ़ा के इसको मुख्य सचिव के पद में रखा गया। अब सोच लीजिए कांग्रेस पार्टी की क्या नियत थी और क्या चाहती थी। जी, के शर्मा जी के पास आऊंगा। के शर्मा जी, आप लगातार देख रहे हैं, और जब ये घोटाला हुआ, नान घोटाला, तब बीजेपी की सरकार थी, अभी जो है फिर बीजेपी की सरकार है और वो कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं लगता कि भ्रष्ट अधिकारियों के तंत्र पर ईडी का प्रहार है, इसे कांग्रेस गलत दिशा में ले जाना चाह रही है? निश्चित रूप से मृगेन जी, पहली बात तो ये है कि प्रमोद जी जो बोल रहे थे कि मुख्य सचिव एक ही होता है, ये प्रमुख सचिव थे, विभाग में बनाए गए थे, निश्चित रूप से आईएएस अधिकारी रहे और दोनों ही पावरफुल रहे, भाजपा शासनकाल में भी और कांग्रेस शासनकाल में, ये तो कह सकते हैं। और जो आरोप लगे थे भाजपा शासनकाल में वो 36,000 करोड़ का था। जैसे आपने भी बताया, उस समय तमाम छापेमारी की कार्रवाई भी हुई, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई भी चलती रही, फिर ईओडब्ल्यू के बाद ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। उसमें तमाम आप देखेंगे, उसमें शिवशंकर भट्ट का भी नाम आ जाता है और उस समय आलोक शुक्ला जो है प्रबंध संचालक रहते हैं और जो अनिल टुटेजा है वो अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी में रहे नागरिक आपूर्ति निगम में। और गलत मतलब स्तरहीन चावल जो है लोगों तक पहुंचता रहा, नमक की बात आई, इसके साथ ही रिश्वतखोरी की भी बात आई इनमें, इनके पास नगद भी जब्त हुआ, तमाम प्रकार की कार्रवाई हुई। लेकिन कांग्रेस शासन काल में कार्रवाई के नाम पे अब कहेंगे निश्चित रूप से प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन होने के साथ कांग्रेस शासन काल में जो जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो इन्हीं अधिकारियों के संलिप्तता की बात आ रही है। कोर्ट में भी साबित नहीं हुआ, इसलिए हम उसको स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जांच हो रहा है। उसमें पहले भी देखेंगे सतीश चंद्र वर्मा जो महाधिवक्ता रहे हैं, उनको लेकर भी इसमें जुर्म दर्ज की बात आई, फिर हाई कोर्ट से जमानत मिल जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट से अभी जो जमानत खारिज होती है, अब कार्रवाई तेज हुई है, अब छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है कि कोर्ट और जो जांच एजेंसी है उस पर जो लगातार जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, मुझे लगता है कि उस पर कहीं न कहीं रोक की आवश्यकता है, क्योंकि जनता का विश्वास इन्हीं एजेंसियों पर है, अदालत पर है, और अदालत के माध्यम से जिस ढंग से अभी जमानत कार्य, आज गिरफ्तारी भी हो गई आलोक शुक्ला के प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से, जैसे अनिल टुटेजा की गिरफ्तार लेना है जो पहले से ही गिरफ्तार है। तो भ्रष्टाचार के मामले जनता सिर्फ ये जानना चाहती है कि इतने सारे, जब नान घोटाला के मामले में ये लोग आरोपी थे तो इनको और अधिक जिम्मेदारी देना और उनके माध्यम से भ्रष्टाचार यदि हुआ है जिसकी पुष्टि होना बाकी है, इनको ही गिरफ्तारी हो रही है। ये एक बड़ा सवाल है। अधिकारियों को किस ढंग से संरक्षण क्या मिलता है भ्रष्टाचारी अधिकारियों के, तो उनको लूप लाइन में रखना चाहिए, एक बड़ा सवाल है। एक और उदाहरण इसी में दूंगा क्योंकि चर्चा राजनीतिक है। मुकेश गुप्ता को लेकर बात आई थी, जब नंद कुमार साय नेता प्रतिपक्ष की पैर की हड्डी टूट गई थी, इन्हीं के मुकेश गुप्ता के रहते, उसके बावजूद वो जब रमन सरकार आती है तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है। इसको लेकर साय नाराज थे, भाजपा में भी कहीं न कहीं नाराजगी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकारियों को क्या इस तरह से, अधिकारियों को निश्चित रूप से अधिकारियों की कमी रहती है। आपको निलंबित अधिकारियों से भी काम लेते हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी रहते हैं। भ्रष्टाचारी अधिकारियों को किस ढंग से किनारे किया जा सकता है, ये शासन स्तर पर देखना जब आप जीरो टारगेट की बात करते हैं। जी, सवाल भी यही है के शर्मा जी कि क्या भ्रष्ट अधिकारी हर सरकार में अपने भ्रष्टाचार करने की छूट मिली रहती है? रवि जी आपके पास आऊंगा। अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला दोनों लोग कांग्रेस सरकार में बहुत ताकतवर थे, बहुत मजबूती से काम करते थे, इनके लिए फैसले, तमाम चीजें, और यही दो अधिकारी अलग अलग घोटालों में, चाहे आप कोयला घोटाला, शराब घोटाला की बात करें तो अनिल टुटेजा का नाम आता है, वहीं शिक्षा विभाग, क्योंकि शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव थे,
तो शिक्षा विभाग में किलोल पत्रिका का मामला आता है, उसमें भी इनका भ्रष्टाचार का मामला आया। क्या नहीं लगता कि कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन्हीं को संरक्षण दिया गया, और आज कांग्रेस की सरकार जाने के पीछे भी इन भ्रष्ट अधिकारियों का कहीं ना कहीं रोल है? ग्वालानी जी, देखिए, इस मामले को आपको थोड़ा ब्रॉडली समझना पड़ेगा। आपको एक नाम याद होगा, शिव शंकर भट्ट, जो इस जी घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट्स में, कि जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिया, रमन सिंह जी का, कि वो मुख्य हैं, उनके ही आदेश पर सारे काम हो रहे थे, और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की ईडी ने कोई कार्यवाही नहीं की। और जिन दो लोगों के अभी नाम लिए जा रहे हैं, आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा, अभी इनकी गिरफ्तारी भी जो हो रही है, उसमें ईडी का कोई ऐसा जांच का रोल नहीं है। इनको हाईकोर्ट से बेल मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनकी बेल रिजेक्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जो है 2 हफ्ते जाकर के पहले ईडी में के पास जाइए, उसके बाद 2 हफ्ते आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाना रहेगा, और उसके बाद आप जो है बेल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बाहर था, तो हमें तो आईएएस की अपॉइंटमेंट करनी रहेगी। जो आईएएस रनिंग पोजीशन में रहेंगे, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई विभाग तो सरकार को देना ही पड़ेगा। आज जब ये लोग अंदर चले गए हैं, तो आज की जो सरकार है वो आज के नियम के हिसाब से फैसले लेगी। हमारी सरकार जब थी, हम कह रहे थे कि जो मुख्य आरोपी है, उसने जिसका नाम लिया है पूर्व मुख्यमंत्री का, उनके खिलाफ जांच हो, उनके खिलाफ कार्यवाहियां हो। तो वो सारी चीजें तो कुछ नहीं की गई। अभी लेकिन प्रमोद पांच शर्मा साल जी अपनी पांच साल बातें कर रहे थे। ग्वालानी जी जी, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। अगर शिवशंकर भट्ट ने किसी का नाम लिया, या तमाम वो जो नान घोटाले में 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उन लोगों ने जो बोला, उसके आधार पे आपकी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, उसने तो कुछ नहीं किया ना। अब मुझे ये तो बताइए कि जब मामला सब जुडिस है, जब मामला कोर्ट में है, तो उसमें सरकार क्या करती? वहां तो जांच एजेंसियों का रोल है ना। अगर लेट लतीफी हुई है, जब 2019 में एक मुख्य आरोपी ने कह दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री का नाम है, आज 2025 में हम बैठे हुए हैं, 6 साल में सारी की सारी कार्यवाहियां तो जांच एजेंसीज को करनी है। जो भी मैटर जाना है वो जाकर के कोर्ट्स में जाना है। उस समय हमारी सरकार क्या कर लेती? इसमें हमारी सरकार के ऊपर दोषारोपण करना, मृगेंद्र जी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी और अपने नेताओं को छुपाने के लिए हमारे ऊपर लगा रही है। नाम इनका 2013 से 15 के समय में इनकी सरकार, उस समय ये अधिकारी उनके अंतर्गत, उसके बाद ये अधिकारियों को हाईकोर्ट से बेल मिली, और आज सुप्रीम कोर्ट बेल रिजेक्ट कर रही है। इसमें ठीक है, कांग्रेस आपके कहां सवाल जाती का है? प्रमोद तुम्हें शर्मा जी भारतीय जवाब जनता देंगे। पार्टी से पूछिए प्रमोद ना। जी, जी। रवि जी कह रहे हैं कि जांच एजेंसी जो है ईडी, और इन लोगों ने काम नहीं किया, और आज जो बातें आ रही है हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रमोद जी, मैं रवि जी से पूछना चाहता हूं, जब आपको मालूम थी, आपकी सरकार थी, आलोक शुक्ला जी ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप है, तो उनके रिटायरमेंट होने के बाद री एक्सटेंशन करके उनको प्रमुख दायित्व देने की क्या जरूरत थी? और रही आप कहें कि 6 साल हमने लेट किया, तो 5 साल तो आप लोगों को पावर दे के रखे थे। जांच में जांच होने के लिए बिल्कुल नहीं देते थे, प्रभाव डालते थे। ये क्या कारण था भाई? आपको आपको ठीक है, आपको आईएएस की जरूरत थी, तो पूरे कौन छत्तीसगढ़ में, सी और जांच आपको पे आईएएस हमने नहीं मिला। प्रभाव डाला? ये इनको पावर देना, और क्या था इनको पावर देना? आलोक शुक्ला जी पर जब आरोप था, तो इनका पावर दे के रजिस्ट्रेशन करते हैं इनका, और उनको प्रमुख दायित्व में रखते हैं, और ऊपर से बोलते हैं भाई कि हम आईएएस की जरूरत थी, और आपको कोई आईएएस ऑफिसर नहीं मिला पूरे छत्तीसगढ़ में। एक्चुअल में माननीय जी, कहना यह है कि अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला सबसे भ्रष्ट अधिकारी थे, और ये माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार में सिर्फ ये पैसा इकट्ठा करने का काम करते थे, ये बहुत गिरोह चलाते थे, इसलिए आप लोग ने संरक्षण दिया है। और ये ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, ये जांच करेगी, और इसमें जो भी भ्रष्ट में लिप्त होगा, चाहे जो भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और रमन सिंह जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो ही जांच का आदेश दिए थे। अगर उनके मन में कोई खोट होता तो ऐसा आदेश काहे वो करते? तो कुल मिला के ये कहना मुझे है मुझे कि मृगेंद्र जी बोलने दिया। जी जी,
अब कुल मिला गोलानी ये जी कहना है कि आप ना आप जी भ्रष्टाचारियों लोगों को पूरा संरक्षण देना। कांग्रेस पार्टी के पूरा 5 साल में यही रहा, खुद भ्रष्टाचार से लिप्त थे। अब देख लीजिए ईडी की कार्रवाई जो हो रही है, तो भूपेश बघेल के करीबियों पर काहे हो रही है, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे। मुझे यही लोग तो थे मेन। मृगेन जी, अनिल टुटेजा जी आज भी जेल में प्रमोद है। जी 2 मिनट आज भी सुन जेल में लीजिए। जाएंगे अरे जी। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मुख्य जी सुनिए के आरोपी बताइए। शिव शंकर भट्ट थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इसके मेन मास्टरमाइंड जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री है। आप मुझे ये बता दीजिए इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? हमने कौन सी जांच को प्रभावित किया? आप अनिल अपनी टुटेजा गलती का जी भी और 2 मिनट अनिल प्रमोद टुटेजा जी, और अरे आलोक शुक्ला जी प्रमोद को हम जी, लोग बचा के रखे थे। प्रमोद जी आप एक काबिल प्रवक्ता हैं, 2 मिनट आप मेरी बात तो सुने। जी आप, बोलिए मैं ये बोलिए। कह रहा हूं उसमें कांग्रेस का क्या रोल? एक आरोपी जो आपकी सरकार के समय में अधिकारी था, उसने आरोप आपके पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया। उसने शपथ पत्र कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। उसने कहा कि 21 लाख जो है वो फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, गलत गुणवत्ता का चावल लिया गया है, 36,000 करोड़ का प्रदेश को घोटाला किया गया। इसमें सब आप ही सरकार के लोग, उसके बाद भी आप आरोप हमारे ऊपर मढ़ रहे हैं। मतलब ये तो पराकाष्ठा हो गई, ये तो हद हो गई। अपने आप को बचाने के लिए इस कदर आप लोग उतर जाएंगे। और आज भी आप ये बताइए, ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट तय कर रही है। अभी तक के ईडी कहीं नहीं है, ईडी ने कोई जांच नहीं की, ईडी या इनके कोई भी अधिकारियों रवि ने जी कोई भी नई चीज सुप्रीम कोर्ट निकाली। उसके सुप्रीम बाद कोर्ट भी ने आप ही हमारे ऊपर ही कह रहे हैं। रवि जी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि 2 सप्ताह आपको ईडी की रिमांड पे रहना होगा, 2 सप्ताह न्यायिक। और मामला ये है कि जांच को प्रभावित कर रही है। जो नान घोटाले की जांच हो रही थी, जब ये ताकतवर लोग थे, कांग्रेस की सरकार में बहुत पावर था, उस समय एजी के साथ मिलकर जांच को प्रभावित करना चाह रहे थे, जुडिशरी में संपर्क किया था। वो मामला है। कैसे इन लोगों के पास इतनी ताकत आ गई कि जुडिशरी को प्रभावित करने की कोशिश करने लगे? मेरा ये सवाल है आपसे देखिए रवि जी। जुडिशियरी को कौन कैसे प्रभावित कर रहा है मृगेंद्र जी, इसके बारे में मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूं? हमारी सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जुडिशियरी पर हमको पूरा भरोसा है। जुडिशियरी जहां तक के मेरा मानना है निष्पक्ष रहती है। जुडिशियरी ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण अभी हमारे देश का संविधान टिका हुआ है। अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो आप सब जानते हैं ये लोग तो संविधान बदलने तक की बात करते रहते हैं जगह जगह पे। जुडिशियरी ही है हमको जिसके ऊपर पूरा भरोसा है। अब अगर कोई कह रहा है कि जुडिशियरी को प्रभावित कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, तो जो कह रहा है मृगेंद्र जी उससे पूछिए, इसमें हमारी पार्टी का कुछ भी कहना नहीं। ठीक है प्रमोद जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं के शर्मा जी के पास आऊंगा। माननीय प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि हमारी क्या रोल है। मैं कहना चाहूंगा जब आलोक शुक्ला जी उनका जब रिटायरमेंट हो गया था तो उसको पुनर्बहाल करने की क्या जरूरत थी? उनका कार्यकाल बढ़ाने का जरूरत क्या था? आपने उनका कार्यकाल बढ़ाया। ऐसे अधिकारी जो अपने पद को कलंकित करने का काम किया, उनका कार्यकाल को बढ़ाया और कार्यकाल बढ़ाना नहीं, महत्वपूर्ण दायित्व भी दिया। ये थी ये कांग्रेस सरकार। और 5 साल तक ऐसा पावर दे के रखे जो न्यायपालिका को प्रभावित करने का काम किया। 6 साल तक ईडी वाले पूछताछ नहीं कर सके क्योंकि ये न अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला जी ही प्रभावित कर रहे थे। जांच हो जाती अभी तक के। और रही कांग्रेस सरकार की गलती पूछ रहे थे, माननीय भूपेश बघेल जी बोल रहे थे कि ये सबूत मेरे जेब में है, तो एक तो एसआईटी का गठन कर लेते, जांच कर लेते 5 साल तक। आपने 5 साल तक क्या किया? आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया बताइए ना। ये बार बार आप वाले वही प्रश्न ठीक कर है रहे हैं। ठीक है के शर्मा जी के पास आ रहा हूँ। के शर्मा जी, आप अपनी गलतियां भी हमारे पे ठोकेंगे क्या? ठीक है कांग्रेस गोलानी का जी, ये मांग है, इसको हम लोग अभी कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, जांच कर रही है। आप नहीं पूरा कर रहे हैं प्रमोद जी, गलत फहमी में है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां गई? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि न्यायपालिका को आप दखल दे रहे हैं? क्या बात करते हैं? ठीक है गोलानी जी, के शर्मा जी के पास आऊंगा। आरोप रहता है ईडी ये आपकी सरकार में नहीं हुआ तो देख लीजिए कार्रवाई हो रहा है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने हिसाब से चलती है, क्या उसमें किसी सरकार का दखल होता है? मृगेंद्र जी ये क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोर्ट में प्रमोद जी की इस बात को मैं ये ले लूं, में किसी का दखल नहीं रहता, लेकिन प्रमोद शर्मा जी जो कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी सरकार कोर्ट के निर्णय में दखल दे रही है। क्या ये बात इससे प्रमाणित करना चाह रहे हैं?
मतलब श्रेय तो क्या जाएगा, ये एक लेकिन चैनल नरेंद्र में मोदी जी को श्रेय तो एक्सेप्ट जाएगा। कर रहे हैं कि ये दखल अगर देते हैं कोर्ट में? अगर मृगेन जी नहीं पूछिए अगर शर्मा जी से। ईडी के पर आपने ईडी की बात की, तब मैं बोला अरे कि भाई ईडी में अगर आपने ईडी सुप्रीम कार्रवाई कोर्ट की करेगी बात कही, मैं तो पूछ रहा हूँ इनका श्रेय मृगेन जी, हमारे प्रधानमंत्री क्या ऊपर भारतीय जाएगा। जनता पार्टी के ईडी अगर प्रवक्ता ये कार्रवाई कहना चाहते करेगी हैं तो हमारे कि ये प्रधानमंत्री लोग पर श्रेय सुप्रीम जाएगा कोर्ट इनका। के निर्णय में दखल देते हैं? अभी तक तो आप आरोप लगाते फिर मृगेन रहे जी थे कि पूछिए ना इनसे आप। बीजेपी ठीक है, की ठीक साजिश है, पे ठीक है, ईडी पूछ काम रहा हूँ। कर रही है, तो आप प्रमोद जी, जवाब दीजिए ना। प्रमोद जी, श्रेय भी प्रमोद जी, दीजिए। हाँ, एक जी। एक जवाब मैं के शर्मा जी से ले लेता हूं, फिर आप लोगों के पास आऊंगा। के शर्मा जी, एक और मामला आया था ठीक ऐसा ही, राइस मिलर्स का घोटाला, 120 रुपए वाला मामला, और उस मामले की भी ईडी जांच कर रही है। कुछ लोग जेल में थे, कुछ लोग बेल हुए। क्या कांग्रेस सरकार में बीजेपी सरकार की तरह ही कोई घोटाला हुआ था, ऐसा आप मानते हैं? क्योंकि ये पूरा मामला, इस मामले की जांच भी ईडी ही कर रही है, जो राइस मिलर्स का घोटाला रहा है। देखिए इस मामले में आप देखेंगे तो कस्टम मिलिंग घोटाला जो हुआ है, 120 रुपए प्रति क्विंटल कस्टम मिलिंग की दर तय की गई जो राइस मिलरों को मिलता है प्रोत्साहन राशि के रूप में, वो आज भी 80 रुपए है। ये कम किया गया भाजपा शासनकाल में। तो ये इस पूरे मामले में आप देखें, राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष का भी नाम आता है, रोशन चंद्राकर की बात आती है, और उसमें तमाम मनोज सोनी का नाम आता है एमडी का। तो वही बात हो रही है कि उस समय जो जांच कर, देखो जांच एजेंसी कैसी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जांच कर रही है। जो डायरी मिला नान घोटाले का, उसमें कितनी सच्चाई है, जांच एजेंसी का मामला, और कोर्ट उसको किस रूप में देती है। वो अभी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे दोनों अधिकारियों से फिर से रिमांड में लेके ईडी क्या तथ्य सामने लाती है ये देखना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बात यह है कि जनता यह देखना चाहती है कि कांग्रेस ने ही आरोप लगाया था नान घोटाले का, इतने तरह के आरोप है। और रमन सिंह सरकार ने जांच की बात कही थी, और एसीबी ने 28 ठिकानों पर छापा भी मारा, तमाम प्रकार की जब्ती की कार्रवाई भी हुई, जिसमें जो शिवशंकर भट्ट का भी नाम आया। और आने बात यह है कि इन अधिकारियों को फिर से क्या इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया जाना था कि जिसमें ये और भ्रष्टाचार इतने सारे के आरोप में घिर चुके हैं, और अनिल टुटेजा अभी जेल में है, उनको फिर अभी रिमांड पर ईडी ले रही है और फिर उनसे पूछताछ होगी। और महत्वपूर्ण बात जो अभी रवि जी कह रहे हैं कि ये 2015 का नान घोटाला है, आज हम 2025 में बैठे हैं, ये जांच कब पूरा होगा और इनकी सुनवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि राजनीतिक रूप से भी राजनीतिक दल प्रभावित होते हैं, चाहे किसी भी घोटाले की बात करेंगे, जो जांच अभी केंद्रीय एजेंसी कर रही है या एसीबी ईओडब्ल्यू कर रही है, वो यदि जांच लंबा खींचता है तो 2028 चुनाव में जनता किस रूप में इसको मतदान करेगी, घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। भाजपा को अभी जो मत मिला है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए मिला है। और इस मामले में क्या ऐसे अधिकारी कर्मचारी को जो आज भी यदि कर रहे हैं भ्रष्टाचार, इन पर किस ढंग से लगाम कसी जा रही, क्या इनको लूप लाइन में किनारे लगाने की का प्रयास हो रहा है कि यही अभी मेन मुख्य भूमिका में है। जिस तरह से बात आ रही है कि कांग्रेस शासनकाल में इन दो बड़े अधिकारियों को और क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, ये नहीं देते तो क्या 120 रुपए वाला जो कस्टम मिलिंग घोटाला हुआ क्या वो रुक जाता। ये तमाम प्रकार की बातें हैं, जो कोयला घोटाले की बात आ रही है, चाहे शराब घोटाले की बात हो, क्या एक रैकेट जो चल रहा था उन्हीं लोग से काम लेना था। अभी कोई भी चीज तथ्य नहीं है, ये केवल आरोप की बात हो रही है। अभी कोर्ट में कितने तथ्य आते हैं, चाहे नान घोटाला का हो, कोयला का हो, शराब घोटाला हो, ये जांच एजेंसियां कंप्लीट जांच कर ले कहां तक पैसा पहुंचा है, जनता का जो पैसा है उसका किस ढंग से दुरुपयोग होता रहा है। ये जनता एक संशय की स्थिति में, क्या इतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता रहा है सरकार बदलने के बावजूद, इस पर कोई लगाम नहीं कस पा रही है। और इस पर कैसे रोक लगा जा सकता है, क्या इसमें राजनीतिक संलिप्तता है कि अधिकारी ही मिलजुल के भ्रष्टाचार। के शर्मा जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जनता अभी भी खुद को ऐसा महसूस कर रही है कि आखिर भ्रष्टाचार का पैसा कहां गया। रवि जी, आपके पास आऊंगा, एक फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि समय पूरा हो रहा है। क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों को रखने के कारण ही जो अगली सरकार, जो बहुत बड़े बहुमत वाली कांग्रेस की सरकार थी, वो सरकार से बाहर हो गई इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण? देखिए मृगेन जी, चुनाव में हार जीत के ना बहुत सारे कारण होते हैं। कभी भी एक कोई कारण नहीं होता जिसके बेसिस को आप बना करके कह दें कि चुनाव का ये परिणाम आ गया। चुनाव एक मैनेजमेंट का पूरा फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी चीजों का समीकरण जब बनता है तब जाकर के चुनाव जीत की और हार की बात होती है, पहली। दूसरी, और आप अभी देखिए पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चर्चाएं हो रही है वोट चोरी की। ये सारी बातें भी देखिएगा आप, समय निकल के आएगा कि वाकई में मैंडेट किसको मिला था और वोट चोरी किस तरह से की गई और किसकी सरकार बनी। ये वक्त आएगा, ये वक्त बताएगा।
तीसरा, रही बात, मैं आपके चैनल पे ये फिर से कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस कभी भी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को सपोर्ट नहीं करती है, और आज जो ये कार्यवाही भी हो रही है इसमें वर्तमान सरकार का कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये सारी चीजें हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाना बंद करे, बल्कि ईडी को आदेश करे कि जो मामले पुराने लंबित चले आ रहे हैं उस पर सही तरीके से जांच करके रिपोर्ट सबमिट करे। सिर्फ एक फाइल पे फाइल बना देने से कुछ नहीं होता जब तक वो अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच जाता। तो ईडी का दुरुपयोग करना बंद करे, ईडी को यूज करके वोट बटोरना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। जो सही काम ईडी को करना चाहिए ईडी को वो करने दे। ठीक है प्रमोद शर्मा जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा। ईडी का दुरुपयोग बंद करे, ईडी को जो जांच लंबित है उसे पूरा करने के लिए बीजेपी सरकार बोले, ऐसा रवि गोलानी जी का कहना है। इस पर एक फाइनल कमेंट आपका लूंगा। पहले तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर दे उनको ईडी पे भरोसा है कि नहीं है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष जांच करती है। पहले तो विश्वास जगाइए, ईडी जो कर रही है उनका किसी पर दबाव नहीं रहता, शासन का, सरकार का। पहले इस बात को मानिए आप। ईडी अभी जो कर रही है वो भी सही है, और चंदन बघेल को कार्रवाई है वो भी सही है। और एक सेकंड, मृगेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि ईडी के ऊपर सरकार का कोई दखल नहीं होता, क्या इस बात को आप मानने को तैयार हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बगैर दबाव पे ये सारी चीजें हो रही है? ये हमसे पूछ रहे हैं। ये मिथ्या आरोप है। आप लोग जबरदस्ती का आप मृगेंद्र जी इतने बड़े चैनल को आप रहे हैं, आप बता दीजिए क्या ये बात को आप मानेंगे? थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अभी वोट चोरी की बात कर रहे थे, आपके राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है। क्या आप लोगों को ऐसा स्वीकार होता है? देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं जवाब देना चाहूंगा। वोट चोरी की बात करते हैं, ये इस टाइप से जवाब देना कि आपके एक बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता इस तरीके से अगर कोई जवाब दे, स्वीकारता होती है आप लोगों के बीच में? ठीक है, ठीक, जवाब दे दीजिए इस पर, फिर फाइनल कमेंट के शर्मा जी का लूंगा। देखिए नगेन जी, ये कह रहे हैं कि ईडी निष्पक्ष होकर के जांच कर रही है। मैं आपसे और हमारे वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी, आदरणीय, आप दोनों मेरे आदरणीय हैं, मैं पूछना चाहूंगा क्या इस बात पर आप भरोसा करेंगे कि ईडी हो, सीबीआई हो, ये अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है। कोर्ट ये जो कर रहे हैं सबको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाएं, चाहे निर्वाचन आयोग भी हो। हाँ, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपका काम है मुद्दों को उठाना, आरोप लगाना, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा होना चाहिए लोगों को। सही बात है, मैं भी यही बात कह रहा हूं। जब इनकी तरफ से पार्शियलिटी दिखती है, जब इनकी तरफ से दबाव दिखता है, तभी तो समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जांच एजेंसियां निष्पक्ष क्यों नहीं है। और वही बीड़ा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पकड़ के रखे हैं कि संविधान को मिटने नहीं दूंगा, जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी निष्पक्षता को हम लोग कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देंगे। यही चीज लड़ाई है मृगेंद्र जी। अब लड़ाई क्या है? लड़ाई ही है, हर संवैधानिक एजेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं। प्रमोद जी, आप इस बात को मानिए, सारी चीजें जो है वो केंद्र सरकार दखल दे रही है। आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। स्थिति तो यही है कि केंद्र की सरकार सब कंट्रोल कर रही है, और आप जैसे प्रवक्ताओं को डिबेट में भेज रही है कि डिफेंड करो। मैं आपकी दुविधा और आपका दर्द दोनों समझ सकता हूँ। आप प्रमोद जी और आप दोनों लोग विद्वान हैं और अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखते हैं। मैं जवाब चाह रहा था रवि जी से। रवि जी, आप जवाब नहीं दिए। आपके माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है। मैं देता हूँ जवाब। देखिए प्रमोद जी, नहीं प्रमोद जी, कोई भी वाक्य का बीच का हिस्सा निकाल करके उसका एक अलग दिशा में ले जाने से कुछ नहीं होगा। मुझे बोलने दीजिए ना। उनके कहने का मतलब यह था कि लोकतंत्र को बचाने का काम मेरे साथ साथ पूरी देश की जनता का है और हमारी देश की मीडिया का है, तो वो सबको कलेक्टिवली लेकर के चल रहे हैं। इसको तो एप्रिशिएट करना चाहिए। किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। क्या बात कर रहे हैं प्रमोद जी, रवि जी, उस पर उस विषय पे किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। एक फाइनल कमेंट के शर्मा जी का चाहूंगा कि ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं के शर्मा जी, और जिस तरीके से रिटायर्ड आईएएस की गिरफ्तारी हो रही है, तमाम चीजें हो रही है,
क्या लगता है कि और जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जो घोटालों के आरोप लग रहे हैं, ईडी सीबीआई तमाम जांच करी, कुछ और अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है? जनता का विश्वास इन संवैधानिक संस्थाओं पर है, क्योंकि एजेंसियां जांच करती है। सरकार जो है जो अपने भ्रष्टाचार की जो शिकायत आती है उसके जांच के लिए इन एजेंसियों को दे देती है, और एजेंसियां सही है कि नहीं है, जांच सही है कि नहीं है, इसकी जो जांच है इसके जो न्यायपालिका पर निर्भर करता है। मान लीजिए न्यायालय तय करेगा कि जो जांच एजेंसियों में कमियां हैं, गलत व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है, कि जांच सही दिशा में हो रही है, दोषी को सजा देने का काम जो है अदालत का है। हम जनता और जनता के प्रतिनिधि या जनता के बीच में हम भी जनता ही हैं, पत्रकार के रूप में भी, तो उसमें यह है कि जो जांच एजेंसी है वो निष्पक्ष जांच करके कोर्ट में मामला पुटअप करे और इसका एक निश्चित समय सीमा में इस पर कार्रवाई हो, ताकि जनता की अदालत में यह तय हो सके कि वास्तव ये दोषी है, इसको बाहर रखना चाहिए और ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इनको सत्ता में आना चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जनता की ओर से, महंगाई बेरोजगारी से भी बड़ा एक भ्रष्टाचार मुद्दा है, जिसके चलते हुए जनता ने जीरो टॉलरेंस पर विश्वास करके भाजपा को सरकार में बैठाई है। तो जितने भी भ्रष्टाचार पुराने हो, चाहे आज जो भ्रष्टाचार के मामले कांग्रेस उठाती तमाम खरीदी को लेकर, इन सब मामलों में चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो, एक निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए और एजेंसियों पर विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास तब बनेगा जब न्यायपालिका में जो आरोपी वास्तव में सबूतों के साथ पेश किए जा रहे हैं उनको सजा मिले। जी ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। और भ्रष्टाचार भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने नेपाल में देखा कि किस तरीके से युवाओं ने वहां की सरकार को पलट दिया। छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। 2022 से लगातार हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, आमने सामने रहती है। और आने वाला समय है वहां भी भ्रष्टाचार को लेकर ये पार्टियां आमने सामने रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2028 के चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के मामलों में निराकरण हो, दोषियों को सजा मिले। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।